नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 19 नवंबर 2025 और ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स विश्लेषण का पहला भाग। ये चर्चा खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए है। हमारा मकसद है अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी को आसान बनाना। और हाँ, हो सकता है कि कुछ विषयों पर हम पहले भी बात कर चुके हों, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। आज हम जलवायु परिवर्तन और व्यापार के बीच के नए रिश्तों को देखेंगे, कृषि में एक बड़ी वैज्ञानिक कामयाबी पर बात करेंगे, एक नए खोजे गए सांप और समुद्र पर नजर रखने वाले एक नए सैटेलाइट को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक अहम अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट से। हाल ही में COP30 में जलवायु परिवर्तन और व्यापार पर एक नया मंच शुरू किया गया है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये मंच व्यापार नीतियों और जलवायु एक्शन के बीच जो एक टकराव बढ़ रहा है, उसे सुलझाने की एक कोशिश है। टकराव? किस तरह का टकराव? जैसे यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स है, तो ये जो नया मंच है, इसे ब्राजील के बेलेम में COP30 के दौरान लॉन्च किया गया। इसका सह अध्यक्ष ब्राजील और एक विकसित देश होगा, और ये WTO और UNFCCC दोनों से ही अलग काम करेगा। अच्छा, उनसे अलग रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी समझौते नहीं करेगा। बिल्कुल, यही इसका सबसे अहम पहलू है। ये मंच कोई बाइंडिंग रिजल्ट्स पर नेगोशिएट नहीं करेगा, ना ही विवादों का निपटारा करेगा। सही कहा। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार और जलवायु महत्वाकांक्षा के बीच की खाई को पाटना और विकासशील देशों को उभरते व्यापार नियमों को आकार देने में एक मजबूत आवाज देना। समझ गया। तो ये एक तरह का डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म है। चलिए, पृथ्वी की नीतियों से हटकर पृथ्वी की निगरानी की ओर बढ़ते हैं। एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, Sentinel-6B। ये हमारे महासागरों पर नजर रखेगा। हाँ, Sentinel-6B ये नासा, NOAA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट मिशन है। अच्छा। इसका मुख्य काम है बढ़ते समुद्र के स्तर को मापना और ग्रह पर उसके असर को समझना। ये असल में नवंबर 2020 में लॉन्च हुए Sentinel-6 माइकल फ्रीलिच की विरासत को आगे बढ़ाएगा। और इसकी क्षमता क्या है? मतलब ये कितना सटीक है? इसकी सटीकता ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये पृथ्वी की परिक्रमा 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से करेगा और 90% से ज्यादा महासागरों के लिए समुद्र के स्तर का एकदम सटीक माप देगा। कितना सटीक? लगभग 1 इंच तक की सटीकता के साथ। ये डेटा मौसम के पूर्वाभास और बाढ़ की भविष्यवाणियों को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। वाकई कमाल है। अब बात करते हैं कृषि में एक नए इनोवेशन की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पारंपरिक चावल की किस्म में कुछ बहुत बड़े सुधार किए हैं। हाँ, ये आदम चीनी चावल के बारे में है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक सुगंधित काली चावल की किस्म है। इसे 2023 में GI टैग भी मिला था। अच्छा, GI टैग भी मिला है? जी, पर इसकी कुछ बड़ी समस्याएं थीं। जैसे इसका पौधा बहुत लंबा था, करीब 165 सेंटीमीटर, पकने में 155 दिन लगते थे और उपज भी काफी कम थी, सिर्फ 20 से 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो वैज्ञानिकों ने इन चुनौतियों को कैसे हल किया? क्या बदलाव किए? उन्होंने म्यूटैजेनेसिस नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया। इससे उन्होंने पौधे की ऊंचाई को घटाकर 105 सेंटीमीटर कर दिया, जो पकने का समय था उसे 120 दिन कर दिया। और उपज का क्या हुआ? और उपज को बढ़ाकर 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक कर दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि चावल की जो खास सुगंध थी वो वैसी की वैसी है। ये खाद्य सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए, अब जैव विविधता की दुनिया से एक रोमांचक खबर पर आते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक नए सांप की प्रजाति की पुष्टि हुई है। हाँ, इसका नाम है लाइकोडॉन इरविनी। इसे मशहूर संरक्षणवादी स्टीवन अर्विन के सम्मान में ये नाम दिया गया है। अच्छा, स्टीवन अर्विन के नाम पर? जी, ये एक चमकदार काले रंग का वुल्फ स्नेक है। इसकी सबसे खास बात इसका रंग ही है, एकदम चमकदार काला, जबकि इसके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनमें आमतौर पर सफेद धारियां होती हैं। ये खोज दिखाती है कि भारत की बायोडायवर्सिटी कितनी समृद्ध है और अभी भी कितनी अनजानी है। बिल्कुल। विज्ञान से जुड़ा एक और विषय लेते हैं जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, विटामिन के। अक्सर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। सही कहा। विटामिन के एक फैट सॉल्यूबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। ये खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के जरिए, और हड्डियों के निर्माण के लिए भी
ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन के माध्यम से। इसके प्रकार भी होते हैं? हाँ, इसके 2 मुख्य प्रकार हैं, K1 जो पत्तेदार सब्जियों में मिलता है और K2 जो कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स और फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। आजकल के आहार में हरी सब्जियों की कमी और खाने को बहुत ज्यादा पकाने की वजह से इसकी कमी आम हो गई है। समझ गया। चलिए अब रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर बढ़ते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास चल रहा है। ये अभ्यास अजय वॉरियर का 8वां संस्करण है, जो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। ये तो हर 2 साल में होता है ना? जी, 2011 से। इस बार भारतीय सेना की तरफ से सिख रेजिमेंट की टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। इसका मकसद संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत सेमी अर्बन माहौल में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना और दोनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना है। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर से एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की खबर, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाँ, ये क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर किश्तवाड़ जिले में है। ये 540 मेगावाट का एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। ये हाल ही में एक सुरंग में आग लगने की घटना की वजह से खबरों में था। और इसे बना कौन रहा है? इसका विकास चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी CVPPL कर रही है। अच्छा ये NHPC और JKSPDC का एक जॉइंट वेंचर है। अच्छा। एक और जगह जो हाल ही में चर्चा में रही है वो है दरिया बहादुरगढ़ द्वीप। हाँ, दरिया बहादुर द्वीप। ये कर्नाटक के उडुपी जिले में मालपे समुद्र तट के पास है। इसे भद्रगढ़दा द्वीप या लाइट हाउस द्वीप भी कहते हैं। और ये चर्चा में क्यों आया? ये तब चर्चा में आया जब कुछ लोगों के खिलाफ प्रतिबंधित द्वीप में घुसने के लिए केस दर्ज किया गया। इस द्वीप पर ऐतिहासिक देरा बहादुरगढ़ किला भी है और इससे एक कहानी भी जुड़ी है कि 18वीं शताब्दी में हैदर अली के हमले से बचने के लिए राजा का खजाना यहीं कहीं दफनाया गया था। दिलचस्प है। अब एक बहुत ही जरूरी विषय पर आते हैं जो गवर्नेंस और आंतरिक सुरक्षा दोनों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि करने पर विचार करने को कहा है। हाँ, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। ये कन्वेंशन दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और ये साइबर अपराध के खिलाफ पहला यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने अभी तक इस पर साइन नहीं किए हैं। बिल्कुल। ये कन्वेंशन हैकिंग, रैंसमवेयर, ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे अपराधों को कवर करता है और सीमाओं के पार इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को साझा करने में भी मदद करता है। समझ गया। और आज की चर्चा का समापन करते हैं कृषि से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना से। ये है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025। पशुपालन और डेयरी विभाग ने इसके विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार तो पशुधन और डेयरी क्षेत्र में देश के सर्वोच्च सम्मान माने जाते हैं। जी हाँ, इन्हें 2021 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दूध उत्पादक किसानों, डेयरी सहकारी समितियों और जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन हैं, उनके बीच उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना है। इसमें नकद पुरस्कार और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो आज हमने कई अहम विषयों पर बात की, जलवायु और व्यापार के नए मंच से लेकर साइबर सुरक्षा पर एक वैश्विक संधि तक, और कृषि में इनोवेशन से लेकर भारत की सैन्य तैयारियों तक। और जो बात यहाँ गौर करने वाली है वो ये है कि ये सभी अलग-अलग खबरें कहीं ना कहीं भारत के विकास, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं से जुड़ी हुई हैं। ये दिखाता है कि एक UPSC अभ्यर्थी के लिए इन विविध क्षेत्रों के बीच के कनेक्शन को समझना कितना जरूरी है। बिल्कुल। आज की चर्चा से एक विचारणीय प्रश्न सामने आता है जो साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन से जुड़ा है, जिस पर भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक तेजी से डिजिटल होती दुनिया में एक वैश्विक साइबर सुरक्षा समझौते में शामिल होने के फायदे और संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं। राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच वो सही संतुलन क्या होना चाहिए। अगर आपको हमारी ये गहन चर्चा पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप रोजाना के महत्वपूर्ण विषयों से अपडेट रहें। कल फिर मिलेंगे।